ऋषभ ने देव और मंजीत को जाकर नमन के घर ना पहुंचने के बारे में बताया। यह सुनकर वो दोनों भी परेशान हो गए। देव, ऐसा कैसे हो सकता है? नमन को तो कल ही अजमेर पहुंच जाना चाहिए था। ऋषभ, हाँ, पर ऐसा हुआ नहीं है। देव, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह किसी काम में फंस गया हो या फिर रास्ते में हो? मंजीत परेशान सा बोला, या फिर वह पकड़ा गया हो। ऋषभ और देव उसकी तरफ देख सोच में डूब गए। ऋषभ, चलो सिन्हा सर से बात करते हैं इस मामले में। तीनों दोस्त सिन्हा सर से मिलने चले गए। फिरदौस को अब यह बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई कि किसी ने उस पर हाथ उठाया, वह भी सबके सामने। फिरदौस का अपना ही एक रुतबा था, वह किसी भी मामले में मुस्ताक से कम नहीं था। फिरदौस गुस्से से बौखलाता हुआ उठा। तुम्हारी इतनी हिम्मत आरिफ कि तुमने मुझ पर, फिरदौस पर हाथ उठाने की जरूरत की। कबीर, मुझे ऐसा करने के लिए तुमने मजबूर किया फिरदौस। मैंने पहले ही मना किया था कि इस जासूस पर हाथ मत उठाना, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। फिरदौस, तुम होते कौन हो मुझे हुक्म देने वाले? कमांडर के बाद यहाँ मेरा हुक्म चलता है। तुम्हें तुम्हारी इस गुस्ताखी की कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। फिरदौस ने पूरी ताकत से कबीर को मारने के लिए उस पर हमला कर दिया। दोनों में हाथापाई हो गई। कबीर पहले से ही गुस्से से भरा बैठा था। उसने कुछ ही पलों में फिरदौस को बुरी तरह मारना शुरू कर दिया। फिरदौस जैसे ताकतवर इंसान को आरिफ से यूं मार खाते देख वहां खड़े आतंकवादी भी हैरान रह गए। नमन के चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उस फिरदौस को यूं पिटते देख उसे बहुत सुकून मिल रहा था। फिरदौस सबके सामने खुद की हार को सहन नहीं कर पाया। उसने एक आतंकी से बंदूक छीन ली और कबीर पर तान दी। गद्दार, तुम अब यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। तुम भी इसके साथ मिले हुए हो तो ठीक है, आज इसके साथ मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। फिरदौस जैसे ही उसे शूट करने को हुआ कि किसी ने आकर उसके हाथ से बंदूक छीन ली। फिरदौस और बाकी आतंकियों ने उस तरफ देखा तो सामने कमांडर मुस्ताक खड़ा था। ये क्या हो रहा है यहाँ? फिरदौस, भाईजान ये आरिफ। मुस्ताक, चुप करो फिरदौस, तुम और आरिफ अभी मेरे खेमे में आओ। मुस्ताक वहां से चला गया। कबीर और फिरदौस ने एक दूसरे को घूरा, फिर दोनों मुस्ताक के पीछे पीछे चले गए। कुछ वक्त बाद मुस्ताक अपने खेमे में बैठा सामने खड़े उन दोनों को देख रहा था। क्या हो रहा था यह सब? तुम दोनों आपस में लड़ क्यों रहे थे? फिरदौस, ये आरिफ गद्दार है भाईजान। उस फौजी को खाना खिला रहा था और जब मैं उसे मारने के लिए आगे बढ़ा तो यह मुझसे लड़ने लगा। यह भी पक्का सेना का जासूस है। मैं इस गद्दार को अभी जान से मार देता हूँ। मुस्ताक ने कबीर की ओर देखा जो एकदम शांत खड़ा था। फिरदौस, इसकी चुप्पी इसे गुनाहगार साबित कर रही है। इसे भी इसके साथी के साथ ही कैद कर लेते हैं। मुस्ताक, नहीं फिरदौस, आरिफ ने जो भी किया एक सोची समझी साजिश के तहत किया। इसके बारे में मैं सब जानता हूँ। फिरदौस अचंभे से बोला, साजिश के तहत? मुस्ताक, हाँ, कुछ वक्त पहले आरिफ मेरे पास आया था। हम दोनों की आपस में बातें हो रही थीं कि इस जासूस से कैसे सेना के राज निकालें और इसके साथियों का पता लगाया जाए। 24 घंटे से तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन एक शब्द भी नहीं उगलवा पाए। आरिफ का कहना है कि क्यों ना अपना तरीका बदला जाए। ये उसका भरोसा जीतना चाहता था कि उसकी जान की दुश्मनों के बीच ये उसका हमदर्द है। क्या पता वह धोखेबाज भावनाओं में बहकर अपनी जान की परवाह करके आरिफ को सब कुछ बता दे। फिरदौस पहले तो चौंका, फिर तिलमिलाकर बोला, अगर ऐसा ही था तो इसने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? कबीर, ये भी मेरे प्लान का हिस्सा था, उस लड़के का भरोसा जीतने के लिए। तंबू के अंदर तुम मेरे सामने उसे मारना चाहते थे, लेकिन मैंने तुम्हें उसे छूने तक नहीं दिया। यह देख उसके दिल में जरूर मेरे लिए भरोसा जाग गया होगा। अब तुम ही बताओ, क्या तंबू से बाहर मैंने तुम पर कोई हमला किया? और अंदर भी तो मैंने तुम्हें हल्के से ही मारा था। तुम्हारे जैसे पहलवान जैसे इंसान को मैं मारने में रत्ती भर भी एहसास नहीं हुआ होगा। जरा सा भी खून निकला क्या? बताओ तो, क्या जोर से मारा था मैंने? फिरदौस अपने दर्द को छुपाते हुए बोला, नहीं तो। कबीर मुस्कुरा दिया। वह जानता था कि ऐसी नौबत आएगी, इसलिए उसने फिरदौस को अंदरूनी चोटें ज्यादा दी थीं। वह आगे बोला, उस दगाबाज को लग रहा होगा
कि इस जगह अगर कोई भी उसका शुभचिंतक है जो सभी से उसकी जान बचा सकता है तो वो मैं हूँ। उसके अंदर मेरे लिए भरोसा जाग गया होगा। मुझे उससे और हमदर्दी जतानी होगी ताकि वो मुझे अपना सब कुछ बक दे। उसके बाद हम उसे मार देंगे। फिरदौस, लेकिन मुझे इस प्लान के बारे में क्यों नहीं बताया गया? कबीर, मैं आया था तुम्हारे पास लेकिन तुम उस वक्त सो रहे थे। मुझे क्या पता था कि तुम वहां पहुंच जाओगे। मुझे मेरा प्लान बचाना था, इसलिए मुझे उसके सामने तुम्हें मारना पड़ा। माफ़ी चाहता हूँ दोस्त, पर कोई और रास्ता भी तो नहीं था। मुस्ताक, मेरे हुक्म पर ही सारे आतंकी उस जासूस को अकेले छोड़कर गए थे ताकि वो आरिफ को अपने ही साथियों से छुप कर आते देखे तो उसके इरादों पर उसे शक ना हो, समझे? फिरदौस, समझ गया सब, लेकिन लगता नहीं कि वो लड़का कुछ बोलेगा। हम बेकार ही अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। कबीर, एक बार कोशिश करने में हर्ज ही क्या है? मरना तो उसे वैसे भी है, क्या पता बहुत काम की जानकारी मिल जाए उससे। फिरदौस, पर मुस्ताक, नहीं फिरदौस, आरिफ सही कह रहा है। एक बार इसे कोशिश कर लेने दो। मैंने सोच समझकर ही इसे अपनी रजामंदी दी है। आरिफ, याद रहे, तुम्हारे पास बस 2 दिन हैं, जिसमें आज और कल का दिन शामिल है। अगर कुछ पता ना कर पाए तो हम और वक्त जाया ना करेंगे। कबीर, जैसा आप कहें। मुस्ताक, जाकर आराम करो। कबीर वहाँ से बाहर आ ट्रांसमीटर को निकालने का मौका ढूंढने लगा। कबीर के जाने के बाद मुस्ताक ने फिरदौस की तरफ देखा। फिरदौस, अच्छा हुआ भाईजान जो आप ऐन वक्त पर आ गए, वरना आज आरिफ बेवजह ही मेरे हाथों मारा जाता। फिरदौस ने जब देखा कि मुस्ताक बिना कुछ कहे उसे देखे जा रहा है तो बोला, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं भाईजान? मुस्ताक, तुम्हारे लिए जो खौफ मैं आज तक दूसरों की नज़रों में देखता आ रहा हूँ, वही खौफ आज मुझे तुम्हारी नज़रों में आरिफ के लिए देख रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं सही समय पर पहुंचा, वरना आज शायद तुम मारे ही जाते। फिरदौस की नजरें शर्म से झुक गईं। मुस्ताक मुस्कुरा दिया। पहली बार कोई टक्कर का मिला है तुम्हारे। कुछ तो बात है इस आरिफ में जो तुम्हारे जैसे चट्टान के अंदर भी डर पैदा कर दिया। फिरदौस खामोश सा खड़ा रहा। कबीर को आखिरकार सही मौका मिल गया। उसने नमन की बताई जगह पर जाकर ट्रांसमीटर निकाल लिया और उसे सबकी नज़रों से छिपाकर अपने तंबू के अंदर चला गया। नमन के बारे में जानकर सिन्हा सर ने मेजर शौर्य को बुलाकर कहा, हमारा एक जासूस जो मुस्ताक के कैंप में शामिल है वो गायब है। जब तुम मेजर कबीर को मुस्ताक के पास छोड़ने गए तो क्या तुम्हें वहाँ कुछ अजीब लगा या फिर तुमने नमन को देखा हो? कहते हुए उन्होंने मेजर शौर्य के सामने नमन का फोटो रख दिया। मेजर शौर्य उस फोटो को देख पहले चौंके। ये हमारा जासूस है? इसे तो मैंने कई बार देखा है वहाँ। सिन्हा सर, क्या कल देखा है तुमने उसे? मेजर शौर्य सोच में डूब गए। नहीं, कल मुझे वो नहीं दिखा। वैसे सर, क्या वो मेरे बारे में जानता है? सिन्हा सर, नहीं, जब तक जरूरी ना हो हम जासूसों को एक दूसरे के बारे में नहीं बताते। मेजर शौर्य, मैंने कल इसे नहीं देखा। इतने में जय वहां आ गया। कबीर सर का मैसेज आया है। सिन्हा सर के साथ साथ तीनों दोस्त जो वहीं मौजूद थे उम्मीद भरी नज़रों से जय को देखने लगे कि शायद कोई अच्छी खबर हो, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ नजर आ रहे थे। सिन्हा सर, बोलो। जय, कल सुबह ही नमन सर को पकड़ लिया गया है। आतंकी उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं। वो तो उन्हें आज ही मारने वाले थे, लेकिन कबीर सर ने जैसे तैसे 2 दिन तक उनका ये प्लान टाल दिया है। सर चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके नमन सर को वहां से सेफली निकालना है। ऋषभ, मंजीत और देव नमन के लिए परेशान हो उठे। सिन्हा सर, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर नमन पकड़ा कैसे गया? जय, कबीर सर ने बताया है कि बड़गांव में कोई आतंकवादियों का जासूस है जो मुस्ताक के सबसे खास आदमी फिरदौस के लिए काम करता है। इसी जासूस ने पहले अनूप सर और अब नमन सर को पकड़वाया है। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। देव, सबसे पहले तो हमें इसे पकड़ना चाहिए सर। ये हमारे जासूसों के लिए खतरा बना हुआ है और नमन को भी निकालना है। सिन्हा सर ने मेजर शौर्य की तरफ देखा। क्या तुम्हें इस जासूस के बारे में पता है? मेजर शौर्य, नहीं सर, इसके बारे में तो मैं भी नहीं जानता। मुस्ताक का भले ही मैंने भरोसा जीत लिया हो,
पर ये फिरदौस एक सनकी और खूंखार आदमी है। ये किसी पर भरोसा नहीं करता। जासूसों का इसका खुद का नेटवर्क है। हाँ, मैं कोशिश करके देखता हूँ, कुछ पता लग जाए। सिन्हा सर, मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देता हूँ। मुझे इस जासूस के बारे में खबर चाहिए और तुम उसके सामने नहीं आना। मैं नहीं चाहता कि वो तुम तक या कबीर तक पहुँचे, वरना हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तब तक हम नमन को निकालने का कुछ प्लान सोचते हैं। मेजर शौर्य वहाँ से चले गए। मंजीत, घर पर क्या जवाब देंगे? ऋषभ, सच नहीं बता सकते। सिन्हा सर, एक काम करो, घर पर बोल दो कि नमन किसी काम से फंस गया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। मंजीत ने घर फोन कर राधा माँ को वही बोला। सभी अब सोचने लगे कि कैसे कबीर पर शक हुए बिना नमन को मुश्ताक के चंगुल से बाहर निकाला जाए। उधर फिरदौस को मुश्ताक की आरिफ के बारे में तारीफ अच्छी नहीं लग रही थी। उसे डर था कि कहीं मुश्ताक संगठन में आरिफ को एक ही झटके में उसकी जगह न दे दे, जिसे हासिल करने में उसे सालों लग गए। आरिफ का खुद से ज़्यादा ताकतवर होना भी उसे अखर रहा था। फिरदौस ने मन ही मन तय किया कि वह आरिफ की यहाँ एक नहीं चलने देगा और आरिफ को मुश्ताक के दिल में जगह बनाने से रोकने के लिए कुछ सोचकर वह मुश्ताक से मिलने चला गया। वह मुश्ताक को मनाने की कोशिश करने लगा कि नमन को 2 दिन का वक्त देना बेकार है, उसे आज ही खत्म कर देना चाहिए। शाम तक मेजर शौर्य ने उस जासूस का पता लगा लिया और सिन्हा सर को खबर कर दी। चारों दोस्त अब उस जासूस को पकड़ने के लिए निकल गए। Bye.